हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल सिद्दीकी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस्लाम की दुनिया के कुछ बेहतरीन किस्से और कहानियाँ। आज का हमारा टॉपिक है तुर्क, जिनको हम अरबी में अतराक के नाम से जानते हैं। अतराक और तुर्क की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में पेशन गोई या प्रिडिक्ट पहले ही कर दिया था कि एक ख़ानदान होगा, एक मुसलमान कौम होगी अतराक, जिनसे टक्कर नहीं ली जा सकेगी और जो दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान होंगे। हुजूर ने फरमाया कि ये अतराक हैं जिनको जाने दो जहां तक ये पहुंचते हैं, और ये अरबों पर भी हुकूमत करेंगे और कोई इनसे लड़ने की या जंग करने की कोशिश ना करे, क्योंकि इनसे जीता नहीं जा सकता। कहा जाता है कि एक अतराक यानी कि तुर्क की ताकत इतनी हुआ करती थी जितने 10 इंसानों की ताकत है। इसीलिए कोई जंगली जानवर या कोई भी इंसान उनके आगे टिक नहीं सकता। अब कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब मुसलमानों में बंटवारा और टुकड़े की वक्त था और खिलाफत के 3 हिस्से हो चुके थे। पहला हिस्सा था अब्बासी, दूसरा था फातिमिड्स और तीसरा था उमैद। बेसिकली अब्बासी एक सुन्नी सेक्ट है, फातिमिड्स एक शिया सेक्ट है और उमैद एक तीसरा सेक्ट है जो है तो सुन्नी ही, लेकिन ये यजीद वाली कौम है। बेसिकली हैं तीनों कुरैश खानदान से ही। वैसे ये अतराक या तुर्क जिनको हम आज के वक्त में कहते हैं, ये लोग मंगोल्स के ही एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओगोस खान की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगर सीधे लफ्जों में कहा जाए तो ये मंगोल्स के कजन्स ही हैं। बट क्योंकि ये आज के मॉडर्न वक्त में जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वो तुर्कमेनिस्तान था, तो तुर्कमेनिस्तान के लोग और मंगोलों के लोग में फर्क है कि तुर्कमेनिस्तान के लोग ज्यादा लंबे ताकतवर हुआ करते थे। जब मुसलमानों में अब्बासी और फातिमिड्स खलीफा आपस में लड़ रहे थे और उनकी कमजोर होती हुई ताकत का फायदा जो क्रिश्चियनिटी है वो और दूसरी तरफ मंगोल उठा रहे थे जो कि गेनिश खान की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ऐसे वक्त में एक ऐसी ताकत मुसलमान हो रही थी जिनको हम आज तुर्क के नाम से जानते हैं। इसी खानदान में यानी कि तुर्क में पैदा होता है एक समझदार इंसान जिसका नाम है सल्जूक। सल्जूक एक बहुत ही होनहार, ताकतवर और समझदार इंसान थे जिन्होंने सारे तुर्कों को एक किया। कहा जाता है कि उस वक्त में इनका मिलना कुछ पेर्शियन स्कॉलर्स से हुआ, जैसे आपने सीरियल में इब्नुल अरबी जैसे लोगों को देखा। उन स्कॉलर्स ने इनको इस्लाम की खासियत, इस्लाम के मकसद के बारे में समझाया और इस्लाम की अहमियत भी बताई। उस दौरान ये लोग तुर्कमेनिस्तान के उस एरिया में रहते थे जो कि चाइना के बॉर्डर से लगता हुआ है, और वहां की किंगडम उस वक्त जिसके हाथ में थी वो था एक राजा बेनू। पर जैसे ही सल्जूक इस्लाम कबूल करते हैं, उनके लोग और उनका कबीला बेनू के लगाए हुए टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स को देना होता था उसको देने से इनकार कर देते हैं, और नतीजा एक वॉर होती है बेनू और सल्जूक्स के बीच में। जाहिर है सल्जूक्स की ताकत के आगे कोई टिक नहीं सकता था। सल्जूक ही वो इंसान थे जिन्होंने सारे तुर्क को एक किया, उनको एक मिलिट्री पावर बनाने की कोशिश की, तो नतीजा यही होना था कि बेनू को हार माननी पड़ी। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि अब्बासी, फातिमिड्स और दुनिया के सभी लोगों को ये मालूम चल चुका था कि एक नई ताकत पैदा हो रही है जिसको शायद टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं। वैसे तो सल्जूक के 5 लड़के थे, लेकिन उनमें जिनका नाम हम जिक्र करेंगे वो 2 हैं, एक अरसलान और दूसरे मिकाइल। मिकाइल के 2 लड़के थे जिनका एक का नाम था चगरिल बेग और दूसरे का नाम था तुगरिल बेग। हम आपको शजरा के जरिए भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तुगरिल बेग से तक ये इनका खानदान आया। वैसे ये माना जाता है कि तुगरिल बेग ही वो इंसान थे जिन्होंने खुले तौर पर पूरे कबीले और सभी को मुसलमान किया और खुद भी मुसलमान हुए। तुगरिल बेग वो दूसरे इंसान थे दुनिया के जिन्होंने सुल्तान का टाइटल हासिल किया। सुल्तान का टाइटल इससे पहले मोहम्मद बिन गजनवी, जिनका जिक्र मैं आगे करूंगा, उनके नाम है। सुल्तान का टाइटल हासिल करने के बाद तुगरिल बेग ने 1037 में एडी में बहुत बेहतरीन जंग लड़ी, और उन सभी जंगों में का नतीजा यही होता रहा कि तुर्कों की ताकत के आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा था। जहां पर भी उनका सामना किसी क्रिश्चियनिटी या किसी छोटे या बड़े मुल्क से होता, ताकत से होता, वहां पर ये जीत हासिल कर लेते। तुगरिल बेग के बाद जो ताकत है, सुल्तान है, वो बनते हैं चगरी बेग के लड़के ऐप अरसलान। ये अरसलान सेकंड है जो कि वहां सल्जूक के लड़के से अलग है। ऐप अरसलान का वैसे अरेबिक मीनिंग है द लायन, और आपने इनका जिक्र कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो द क्रॉनिक ऑफ नार्निया मूवी में जो लायन है उसका नाम भी एजलान है। वो बेसिकली दोनों सेम ही है। एजलान ऐप की लीडरशिप में सल्जूक्स ने बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया, और यही वो वक्त था जब सल्जूक की पहली बड़ी लड़ाई रोमन्स के या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थी। ये बैटल थी बैटल ऑफ मैंजेकर्ट। बैटल ऑफ मैंजेकर्ट के लिए हम आपको मैप दिखा देते हैं। बैटल ऑफ मैंजेकर्ट के दौरान जिस जगह का जिक्र हुआ है वो है बैजेंटाइन एम्पायर। बेसिकली बैजेंटाइन एम्पायर आज के वक्त में हम मॉडर्न तुर्की को बोलते हैं, सेंट्रल तुर्की को बोलते हैं, जहां पर क्रिश्चियनिटी का कब्जा था।
इस वॉर का नतीजा यही हुआ कि तुर्कों के सामने, जो कि जंगली जानवर जितने ताकतवर थे, उनके सामने एक सिविलाइज्ड रोमन आर्मी टिक नहीं सकी और बहुत कुछ ही घंटों के अंदर तुर्क्स ने रोमन एम्पायर को खत्म ही कर दिया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से तुर्कों के लिए सेंट्रल तुर्की का रास्ता खुल जाता है। अभी तक ये तुर्कमेनिस्तान पेर्शिया के हिस्से में रह रहे थे, पेर्शिया जिसे हम ईरान बोलते हैं, लेकिन अब इनके लिए तुर्की का रास्ता भी खुल जाता है, जिसे हम अनातोलिया भी कह सकते हैं। बैजेंटाइन एम्पायर जीतने के 1 साल के अंदर ही एज़लानैप का डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। कहा जाता है कि बैटल ऑफ मैंजेकर्ट के दौरान वो घायल हो गए थे, जिसके जख्म की वजह से ही उनका डेथ हो जाती है। एज़लानैप की मौत के बाद उन्हीं के लड़के मलिक शाह किंग बनते हैं, रूलर बनते हैं। बट मलिक शाह उतने एफिशिएंट और बेहतर रूलर नहीं थे। वैसे उन्होंने एक्सपेंशन तो बहुत किया, पेर्शिया, सीरिया, अफगानिस्तान के कुछ ऊपरी इलाके और दूसरी तरफ यूरोप की तरफ भी उन्होंने एक्सपेंड किया, लेकिन ये वो वक्त था जहां पर सल्जुक में दरार आ जाती है। इधर मलिक शाह बन जाते हैं तुर्कमेनिस्तान और पेर्शिया वाले एरिया के रूलर, वहीं दूसरी तरफ सल्जुक्स में आई दरार की वजह से सल्तनत 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा अनातोलिया की तरफ चला जाता है और दूसरा हिस्सा यहाँ तुर्कमेनिस्तान रह जाता है। जो हिस्सा अनातोलिया की तरफ गया उस हिस्से को हम बोलते हैं सल्तनत ऑफ रम। बेसिकली रम इसलिए बोला गया क्योंकि ये रोमन एम्पायर से एक्वायर किया गया था, छीना गया था, इसीलिए इसे सल्तनत ऑफ रम बोलते हैं। इस सल्तनत ऑफ रम के रूलर किंग बनते हैं सुलेमान द फर्स्ट। सुलेमान द फर्स्ट ये वो सुलेमान नहीं है जो अर्तुगरुल के फादर हैं। बेसिकली ही वाज द रूलर ऑफ सल्जुक डायनेस्टी। और सुलेमान शाह जो अर्तुगरुल के फादर हैं वो काई ट्राइब के एक छोटे से लीडर हैं जो कि इन्हीं की लीडरशिप में काम कर रहे हैं। ये वक्त था 1072 और 1092 तक के बीच का। सल्तनत ऑफ रम में सुलेमान के बाद उन्हीं के लड़के रूलर बनते हैं, किंग बनते हैं, जिनका नाम है सुल्तान खिलिज अरसलान। खिलिज अरसलान का ये वो दौर था जिस वक्त फर्स्ट क्रूसेड हुई, यानी कि सभी क्रिश्चियनों ने मिलकर जब ये महसूस कर लिया कि अब मुसलमानों की किंगडम, जो कि फिलहाल सल्जूक है और अब्बासी फातिमेड्स हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं और काफी कमजोर हैं, तो इन्होंने मुसलमानों के क़िबला अव्वल यानी कि मस्जिद अल अक्सा जो कि जेरूसलम में है उस पर हमला कर दिया। इससे पहले भी वैसे सिविल वॉर और छोटी बड़ी क्रूसेड हुई थी जिनको उन्होंने सप्रेस किया था, लेकिन इस बार ये क्रूसेड, ये जंग बहुत ही बड़ी थी। इस जंग का नतीजा ये हुआ क्योंकि इस जंग में पूरे यूरोप के क्रिश्चियन शामिल थे, जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और कैथोलिक क्रिश्चियन शामिल थे। इसका नतीजा यह हुआ कि फर्स्ट क्रूसेड में क्रिश्चियनों ने पूरी तरीके से सल्जूक्स और मुसलमानों के क़िबला अव्वल को उनसे छीन लिया और हजारों की तादाद में मुसलमानों को यहाँ कत्ल कर दिया गया। उधर दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान में मलिक शाह को भी असैसिनेट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि उन्हीं के लड़कों ने उनको मार दिया था और उसके बाद उन्हीं के जो 4 लड़के थे उनमें किंगडम के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। ये वो दौर था जब वो क्रूसेड हो रही थी, तो एक तरफ क्रूसेड हो रही है और दूसरी तरफ मलिक शाह को ही हटाकर उन्हीं के लड़के आपस में लड़ रहे हैं। तो इससे अच्छा मौका क्रिश्चियंस या क्रूसेडर्स के लिए नहीं था कि वो हमला करें और नतीजतन मस्जिद अल अक्सा को उनसे छीन लिया गया। वैसे जिस वक्त मस्जिद अल अक्सा पर हमला किया गया उस वक्त मस्जिद अल अक्सा पर जिन लोगों का कब्जा था वो फातिमेड्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया शिया सेक्ट। उस वक्त शिया सेक्ट का वहां पर कब्जा था। फर्स्ट क्रूसेड होने के बाद सल्तनत ऑफ रम के इलाकों में सल्जुक सिमट कर रह जाते हैं और छोटी बड़ी जंगें होती रहती हैं। उन छोटी बड़ी जंगों में कभी क्रूसेडर्स क्रिश्चियन जीत जाते हैं, कभी सल्जुक जीत जाते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ बता चलूं कि खिलिज अरसलान जो हैं उनकी भी डेथ हो जाती है और उनके बाद रूलर बनते हैं उनके बेटे मैस्यूट द फर्स्ट। मैस्यूट फर्स्ट और खिलिज अरसलान 2 इन दोनों के रूलर बनने की कहानी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा एफिशिएंट रूलर नहीं थे। सल्जुक उस वक्त सरवाइव ही कर रहे थे क्योंकि यूनिटी की कमी थी और सब कुछ हालात थे। इन्हीं हालातों में सल्जुक की एक ट्राइब जिसे हम काई ट्राइब के नाम से जानते हैं, अब ये ट्राइब ताकतवर होती जा रही थी। ये वक्त था 1236 के आसपास का जब सुलेमान शाह की डेथ हो जाती है और वो इथियोपिरेट्स रिवर में डूबकर मर जाते हैं। इथियोपिरेट्स रिवर बेसिकली मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है उसके आसपास की रिवर है जो कि सीरिया से फ्लो करती है, सीरिया से बहती है। अब सुलेमान शाह के बाद कैसे अर्तुगरुल तक कबीले की जिम्मेदारी आती है, इस चीज को आप लोगों ने सीरियल में देख ही रहे होंगे। वैसे सीरियल में थोड़ा ज्यादा बातों को खींच रखा है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं किस तरीके से अर्तुगरुल ने परेशानियों को और मुसीबतों को झेलते हुए अनातोलिया और उसके आगे तक का रास्ता साफ किया, जो कि आगे उस्मान के लिए एक बेस का काम करेगा, एक नींव का काम करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये उस्मान अर्तुगरुल के ही लड़के हैं जिनके बारे में आपने
सेकंड और थर्ड सीजन में शायद देखा भी होगा। ओस्मान और उनके बाद आने वाले रूलर्स की कहानी को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि ये सभी बहुत ही एफिशिएंट और बेहतर रूलर थे। ओस्मान को बे कहा जाता है, ये सुल्तान नहीं थे क्योंकि इनके पास जो एरिया था वो बहुत बड़ा नहीं था, कोई बहुत बड़ी सल्तनत के राजा नहीं थे, लेकिन इन्होंने बहुत रास्ता साफ किया और नींव रखी एक नई सल्तनत की, जिसको हम सल्तनत ऑफ उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। और यहीं से कॉन्स्टेंटिनोपोलिया का रास्ता साफ होता है। अब ये कॉन्स्टेंटिनोपोलिया, जो कि सुनने में और बोलने में काफी अजीब है, ये कौन सी जगह है? ये आज के वक्त में मॉडर्न इस्तांबुल है। इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपोलिया बोला जाता था बैटजानिया एम्पायर के अंडर में, जो कि एक क्रिश्चियन स्टेट था। इसकी इंपॉर्टेंस आज के वक्त में आप ऐसे समझ लीजिए जैसे अमेरिका के लिए वॉशिंगटन की है या हिंदुस्तान के लिए मुंबई की है। हाँ, सवाल ये भी खड़ा होता है कि कॉन्स्टेंटिनोपोलिया को जीतने की हर मुसलमान के दिल में ऐसी क्या चाहत थी? आखिर क्यों उस्मान या उनसे पहले आने वाले सल्तनत, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो उमैयद डायनेस्टी में भी माविया ने भी इससे पहले कॉन्स्टेंटिनोपोलिया को जीतने की कोशिश की थी। इसकी वजह यही है कि हुजूर ने ये बताया था, उन्होंने पेशन गोई की थी कि मुसलमानों की एक कौम ऐसी होगी जो अपने उरूज पे होगी, अपनी ताकत में होगी, और कॉन्स्टेंटिनोपोलिया भी उनके कब्जे में होगा, यानी कि वहां तक मुसलमान फैल जाएंगे। और इतने सालों की अर्तुगरुल, उस्मान और बाकी जितने रूलर थे उन सब की मेहनत का नतीजे का दिन आ गया था। और अब बारी थी दी महमूद की। दी महमूद ने वो ख्वाब सच कर दिखाया जिसके बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बताया था, और वो था कॉन्स्टेंटिनोपोलिया पर कब्जा करना। कॉन्स्टेंटिनोपोलिया पर 1453 में महमूद द कॉन्करर ने कब्जा कर लिया और वहां पर भी इस्लाम को फैला दिया। महमूद द कॉन्करर ने जिस कॉन्स्टेंटिनोपोल को जीता, उस कॉन्स्टेंटिनोपोल की अगर ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं तो वो इतनी जबरदस्त है, इतनी अच्छी है कि जिसने कॉन्स्टेंटिनोपोल पर कब्जा कर लिया, समझ लीजिए कि उसने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये एरिया एशिया और यूरोप का एक गेटवे है और जितने भी ट्रेड हैं, बिजनेसेस हैं, उनको अगर लैंड से होकर जाना है तो यही एक रास्ता है। तो इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से रोमन का इस पर कब्जा था और इसी वजह से वो सबसे ज्यादा ताकतवर और पैसे में सबसे ऊपर थे। अब मुसलमानों के इस एरिया पे कब्जे का मतलब है कि जिसको भी यहाँ से गुजरना होगा या दुनिया में ट्रेड करना होगा, उसको इसी इलाके से गुजरना होगा। और इससे अब मुसलमानों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो रोमन्स के बराबर या उनसे कहीं ज्यादा। 1053 में सुल्तान महमूद की जीत के बाद मुसलमानों का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है और इसके बाद अब कोई मुसलमानों को रोकने वाली ताकत ही नहीं रह जाती है। ना तो वो क्रिश्चियन ही हैं और ना वो अब मंगोल हैं जो अब मुसलमानों के ऑटोमन्स के आगे टिक सके। और अब वक्त आता है 1512 यानी कि 1512 का। ये वक्त है सुलेमान सलीम का, जो अपने आप को इस्लाम के पहले खलीफा बनने की रिक्वेस्ट करते हैं अब्बासीज से, और खलीफा बना दिया जाता है बिना किसी अपोजिशन के। तो ये पहले ऐसे खलीफा हैं जो नॉन अरब हैं, अरब नहीं है, अरब से बाहर के हैं, और ये खलीफा बन जाते हैं। इनके खलीफा बनने के बाद अब खिलाफत उस्मानिया के पास आ जाती है, इसीलिए इसको खिलाफत उस्मानिया भी बोला जाता है। इसके बाद सुलेमान द मैग्निफिसेंट का वक्त आता है। सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने भी काफी एक्सपेंशन किया। इनकी यूरोपियंस के साथ जो पॉलिसीज है, डिप्लोमेसी है, वो बहुत मशहूर है और इन्होंने भी काफी इस्लाम के लिए एक्सपेंशन काम किया। सुलेमान के बाद अब मुसलमानों की गोल्डन एज चल ही रही है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि ये खिलाफत उस्मानिया कहलाई क्योंकि ये अर्तुगरुल के लड़के उस्मान की रखी हुई एक नींव है। खिलाफत उस्मानिया बढ़ती ही चली जाती है। खिलाफत उस्मानिया के बढ़ने के बाद, फैमिली के बढ़ने के बाद ताकत में उतना यूनिफिकेशन या यूनाइटेड नहीं रह जाती और अब ताकतें बढ़ती चली जाती हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, कोई भी ताकत अगर बढ़ती चली जाती है तो कमजोर होती चली जाती है, और ऐसे होते होते 15th सेंचुरी से वक्त आ जाता है 19th सेंचुरी तक। ये बात है 1914 की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होनी थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले माहौल फिर ऐसा बना जो मुसलमानों के खिलाफ था। अब सारी नॉन मुस्लिम ताकतें, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या ज्यूइश हो, सब लोग फिर से एक हो गए और सब ने फिर से एक होकर मुसलमानों के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छेड़ दी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान होता यह है कि तुर्की में जहां पर हुकूमत उस्मानिया चल रही थी उसके ऊपर भी हमला होता है, और नतीजा ये कि उस्मानिया को हार माननी पड़ती है, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस की आर्मी के सामने, जो कि अब काफी मॉडर्नाइज हो चुकी थी, उसके आगे उस्मानिया की आर्मी उतनी मजबूत नहीं थी और जवाब में अब उस्मानिया को हार माननी पड़ती है। ये वो वक्त था, मैं आपको बताऊं, जिस वक्त हिंदुस्तान में जब तुर्की के खलीफा को गुलाम बना लिया जाता है, उस वक्त हिंदुस्तान में एक मूवमेंट शुरू होती है जिसे हम खिलाफत मूवमेंट कहते हैं।
ये वो वक्त था जब अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की और जिसको गांधी जी ने भी ज्वाइन कर लिया। हिंदुस्तान और बाकी दुनिया के मुसलमानों के बनाए हुए प्रेशर का फायदा होता यह है कि तुर्की के खलीफा को छोड़ तो दिया जाता है, लेकिन एक ट्रीटी साइन होती है जिसके तहत जितने भी खलीफा और उनकी फैमिली हैं तुर्की में, उनको दुनिया के पूरे हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है और उनको कोई इजाजत नहीं होगी अगले 100 साल तक तुर्की लौटने की। लेकिन वक्त आ चुका है, 2023 आने ही वाला है और 100 साल पूरे हो रहे हैं हुकूमत उस्मानिया और उनकी फैमिली के कि अब वो तुर्की वापस लौट सकें। तो देखना यह है कि अब उस्मानिया फैमिली जब वापस तुर्की लौटेगी तो उन लोगों की ताकत अब किस तरीके से यूनाइट होती है। क्या इस्लाम आगे वापस पनप पाता है या क्रिश्चियनिटी के आगे हम ऐसे ही बेबस और लाचार दिखाई देंगे जैसे कि आज हैं। इस्लाम की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनको हम हुजूर के वक्त से और आज के वक्त तक रिलेट करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि तब से अब तक पॉलिटिकली हालातों में क्या बदलाव आया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान सुपर पावर होते हुए भी आज के वक्त में पिछड़ चुके हैं। ऐसी और सी कहानियों को जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।